हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्रैकर। मैं सोनू कुमार क्लास 12th के वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। क्लास 12th के वीडियो में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देख रहे थे रे ऑप्टिक्स का, और उससे पिछले क्लास में साइन कन्वेंशन तक हम लोगों ने पढ़ा। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो टॉपिक रिलेटेड होगा क्या चीज़ से, तो दर्पण से। दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, और यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। बहुत सिंपल और सामान्य से वे में हम लोग इसको देखेंगे। दर्पण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, यहाँ भी आप इस तरह का टैग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले नंबर, दर्पण होता क्या है। वो कोई भी पारदर्शक पदार्थ जिसके एक भाग को अपारदर्शक मटेरियल के द्वारा पेंट कर दिया जाता है, जिससे वह पदार्थ जो है वह क्या काम करता है, परावर्तन का काम करना शुरू कर देता है, नियमित परावर्तन का काम करना शुरू कर देता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यानी दर्पण होता क्या है, तो एक विशेष प्रकार का पारदर्शक पदार्थ होता है जिसका एक भाग पॉलिश्ड होता है, परिणामतः यह परावर्तन की घटना को घटित करता है, दर्पण कहलाता है। यानी अगर परिभाषा लिखने की बात है दर्पण की, तो आप लिखेंगे दर्पण पारदर्शक पदार्थ का बना होता है, पदार्थ का बना होता है जिसका एक भाग सिल्वर के द्वारा या सिल्वर पेंट के द्वारा भी कह सकते हो, के द्वारा रजतीत या रजतीत होता है। क्या होता है, रजतीत होता है, तथा यह एक विशेष पारदर्शक का कार्य करता है, तथा यह एक विशेष परावर्तक की भांति क्या करता है, कार्य करता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। बड़ा ही सिंपल। दर्पण पारदर्शक पदार्थ का बना होता है जिसका एक भाग सिल्वर के द्वारा रजतीत होता है, तथा यह एक विशेष परावर्तक की भांति कार्य करता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। जस्ट लाइक आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हो। मान लो कि ये कोई परावर्तक सतह है, इसका एक भाग को हमने क्या कर दिया, कोट कर दी। क्या चीज से, सिल्वर के द्वारा। किसके द्वारा, सिल्वर के द्वारा। तो ये क्या कहलाएगा, अब ये परावर्तक का कार्य करने लग गया, ये सतह जो हो गया ये परावर्तक सतह बन जाता है। तो ये पूरे फिगर का नाम हम लोग देंगे क्या चीज, दर्पण। अब यहीं से बात करोगे तो दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है समतल दर्पण और दूसरे का नाम होता है गोलीय दर्पण। अच्छा, कहीं कहीं पर एक दर्पण का और भी चर्चा मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं परवलयिक दर्पण। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग इसी दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसको इस प्रकार से मान कर चलते हैं, अप्रॉक्स में मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्लेन मिरर, दूसरे का नाम हो जाएगा स्फेरिकल मिरर, और तीसरा नंबर जो हो जाएगा इसका नाम होगा पाराबोलिक और क्या चीज, मिरर। देन हम लोग मेन रूप से तो स्टडी इसी का करते हैं, लेकिन इसको इस रूप में मानकर स्टडी करते हैं, गोलीय दर्पण के रूप में। याद रखिएगा, एक्चुअल में पढ़ते हैं हम लोग इसी दर्पण को, ठीक है, लेकिन मानकर चलते हैं किस, क्या चीज, गोलीय मान लेते हैं, इसलिए हम लोग इसे गोलीय दर्पण के रूप में कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए समतल दर्पण की बात करते हैं, तो समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण बहुत सिंपल है, प्लेन मिरर।
बस कुछ खास नहीं, सिंपल सी बात करोगे, परावर्तक सतह समतल होगा, परावर्तक सतह क्या होगा बालक, समतल होगा। बाकी तो सारी चीजें आप जानते हो, और कुछ इसमें विशेष बताने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। गोलीय दर्पण, इसकी प्रॉपर्टी पर भी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। गोलीय दर्पण परावर्तक सतह कैसा होगा, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी कैसा होगा, तो वैसी सतह जिसका परावर्तक सतह वैसी दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। ठीक है, मैंने कहा यही तो आपको पढ़ना है। परवलयिक दर्पण परवलयाकार होगा सतह। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो यहां तक तो क्लियर है, ये बातें आपको क्लियर हो गई कि कितने प्रकार का दर्पण होता है, दर्पण क्या होता है। चलिए अगला नंबर हम लोग पार्ट देखते हैं कि आपको बोलेगा कि गोलीय दर्पण और परावर्तन समतल दर्पण जो भी आपने पढ़ा, इसमें आपको बोल सकता है कि समतल दर्पण के कुछ अपने गुण भी होते होंगे, कुछ गुणों की चर्चा करें। तो समतल दर्पण की कुछ गुणों की क्या करना है, चर्चा करना है। समतल दर्पण के कुछ गुणों की क्या करना है, चर्चा करना है। कैसे चर्चा करेंगे, आइए तुम लोग देखते हैं। समतल दर्पण के कुछ गुणों की क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, समतल दर्पण के कुछ गुणों की चर्चा करना है, यानी क्वेश्चन नंबर में 2 ले रहा हूं। समतल दर्पण के कुछ गुणों की चर्चा करें। देखिए ये सब क्वेश्चंस अगर शॉर्ट में ना भी पूछता है तो घबराइए नहीं, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आपके लिए किसी न किसी रूप में फायदेमंद ही होगा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में या आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। इसलिए आपको जितना भी पढ़ाया जाता है मन से आप उतनी चीजों को क्या करें, स्टडी करें। अब देखिए समतल दर्पण का क्या क्या गुण है, तो देखिए पहला नंबर गुण मैं लिख रहा हूं, यहाँ गुण लिख लीजिए। परावर्तक समतल दर्पण का परावर्तक सतह, कौन सा था, परावर्तक सतह समतल होता है। क्या होता है, वो कहीं पर लिखा होता है चिकना होता है, वो तो रहेगा, वो तो कोई भी दर्पण हो सतह चिकना ही होगा, तो समतल होता है। पॉइंट नंबर 2 पे आप बात करेंगे, तो समतल दर्पण के द्वारा नियमित परावर्तन की घटना होता है। दर्पण के द्वारा नियमित परावर्तन की घटना होता है, नियमित परावर्तन की घटना घटता है, डन है। समतल दर्पण के द्वारा नियमित परावर्तन की घटना घटता है। पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हो, पॉइंट नंबर 3 में देखोगे, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। वस्तु के बराबर आकार का होगा, बराबर आकार का होगा, आकार का होगा। और जब भी सीधा होगा तो उसे आप बोल देना काल्पनिक, या एक वर्ड और भी इसके लिए लिखते हैं, आभासी। कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, आभासी होगा। पॉइंट नंबर 4 में बोल सकते हो, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की लंबाई जो होनी चाहिए, समतल दर्पण की लंबाई, दर्पण की लंबाई जो होनी चाहिए वो याद रखोगे। L बराबर आपके पास हो जाएगा कितना, तो वस्तु की लंबाई बाई 2, वस्तु की लंबाई
और बटा कितना हो गया 2। समतल दर्पण की लंबाई L बराबर हो जाएगा वस्तु की लंबाई बटा 2। पॉइंट नंबर 5 में आता है कि दर्पण के द्वारा कितने प्रतिबिंब की निर्माण होगा। तो पॉइंट नंबर 5 में है दर्पण के द्वारा, अच्छा यहाँ पर एक बात और भी लिख देते हैं, दो दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, दो समतल दर्पण को यदि किसी कोण थीटा पर व्यवस्थित किए जाते हैं तो उनके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की संख्या, निर्मित प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, क्वेश्चन 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, प्रतिबिंब की संख्या आप इस प्रकार से लिखोगे n बराबर 360 डिग्री और y क्या लिखोगे थीटा। ठीक है, 360 डिग्री और y क्या लिखोगे थीटा। अब यहाँ पर केस आता है कि अगर n जो मिल रहा है तो वो आपको विषम संख्या मिल रहा है। कौन संख्या मिल रहा है? विषम संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर n हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर वही विषम संख्या, कौन संख्या? विषम संख्या हो जाएगी। डन है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं, अगर n बराबर आपके पास आता है कौन संख्या? सम संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या जो निकलेगी, प्रतिबिंब की संख्या जो मिलेगी वह संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी n-1। कितनी हो जाएगी? n-1। ठीक है। और अगर n बराबर मान लो कोई फ्रैक्शन मिल जाता है, भिन्न जिसको कहते हो, फ्रैक्शन भिन्न हो जाता है, या फिर आप दशमलव में कह दो आ जाता है दशमलव, तो ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब की जो संख्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वह केवल पूर्णांक लोगे। क्या लोगे? पूर्णांक होगा। इसको मैं एक एग्जांपल में समझाना चाहूंगा कि अगर मान लो कि थीटा बराबर आपको कह रहा है 50 डिग्री पर और n आपको निकालने का रहा है 360 डिग्री बटा 50 कर लो, भाग दोगे तो आपको आ जाएगा 7.2। आपको इसमें प्रतिबिंब की जो संख्या होगी वह केवल पूर्णांक संख्या लेना है। प्रतिबिंब की संख्या दशमलव या पूर्णांक वाले यानी फ्रैक्शन वाले भाग को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज रहे समतल दर्पण के। ठीक है, लिखाने का तो भी और भी लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा प्रॉपर्टीज भी आपके लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करवाई जा रही है। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी लिखा देता तो लॉन्ग क्वेश्चंस में चला जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चंस में बात करेंगे क्वेश्चंस नंबर 6 पे। क्वेश्चंस नंबर 6 मेरा कहेगा कि गोलीय दर्पण के जो इंपॉर्टेंट भाग हैं उनको सचित्र वर्णन करें या सचित्र रूप से दिखाएं कि गोलीय दर्पण के कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग होते हैं, आप उसको फिगर में किस प्रकार से लोकेट करोगे। तो अगला नंबर क्वेश्चंस मैं एकदम बेसिक्स क्वेश्चंस को उठाते हुए आपको आगे की ओर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर इनकेस नहीं भी पढ़ा हुआ है चैप्टर तो कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एकदम बेसिक्स क्वेश्चंस को मैं उठाकर आप लोग के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, पिछले आप लोगों को वीडियो में जा चुका है इलेक्ट्रोस्टैट का, इलेक्ट्रिक करंट का और वेव ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव जा चुका है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो जा चुका है आपको और मिल चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चंस मिल चुका है और रे ऑप्टिक्स का आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके आपको सारे पार्ट्स को कवर करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस नंबर 6 का, और है गोलीय दर्पण के महत्वपूर्ण भागों को
चित्र में प्रदर्शित करें, चित्र में क्या करें, प्रदर्शित करें या चित्र के द्वारा समझाएं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात। अब गोलीय दर्पण होता क्या है, तो एक्चुअल में पहले इसको देख लो। कुछ इस प्रकार का आंसर जब आप लिखेंगे तो ये आपको मान लो दिस इज द एक होलो स्फीयर है, और होलो स्फीयर को हम इधर वाले पार्ट्स को ऐसे पूरा रंग दें। सपोज मान लो पूरे का पूरे कलर कर दें। एक एक वर्ड्स को पहले समझोगे। ये पूरे रंग दिया गया, कहां से, बाहर से, और इसको दो भागों में काट दो तो आपको दोनों का दोनों भाग कुछ इस प्रकार का मिलेगा। ये वाला भाग तो ये मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा वाला भाग भी जो मिल रहा है वो आपको इस प्रकार से मिल रहा है। अगर दोनों को अरेंज करो एक ही पर कोइंसाइड तो एक ही जैसा मिल जाएगा। तो जिसका प्रावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। बड़ा ही सामान्य में मिल गया। अगर मान लो कि कोई गोलीय दर्पण आपको इस प्रकार का है और इसको किसी भी तरीके से अंदर स्प्रे पेंटिंग के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा आप अंदर रचित कर देते हो, अंदर पेंट कर देते हो। अब आप इसे जब काटते हो तो आपको कुछ इस प्रकार का भाग मिलता है और वो भाग कुछ इस प्रकार का होता है। ये अंदर का भाग कलर किया हुआ होगा, तो जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होगी वह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। पहले तो ये समझ में आ जाए। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट भाग की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट भाग थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं। अब देखो ये प्रत्येक गोला है, इसका अपना कोई ना कोई केंद्र होगा। ठीक है, इसका भी अपना कोई ना कोई केंद्र होगा। ये जो केंद्र है ना खोखले गोले का, इसे हम लोग नाम देते हैं सी से। इसे हम लोग नाम देते हैं क्या चीज से, सी से। और नाम लिखेंगे दोनों का एक नाम, और नाम होगा क्या चीज, वक्रता केंद्र। अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर ऑफ कार्वेचर। सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, कार्वेचर बोलते हैं। डन है। यहां पर इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन, इसको पूरे के पूरे कट कर रहा है। ठीक है, ये पूरे का पूरे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जब आपको कट कर रहा है तो ये पॉइंट, ये लाइन जो कहलाएगा, जो केंद्र से होकर के गुजारी जा रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं कौन अक्ष, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष सर्कमफेरेंस के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु कहलाती है ध्रुव। क्या कहलाती है, ध्रुव। इसमें भी तुम दिखा सकते हो। मान लो कि ये लाइन आपको क्रॉस किया तो ये वाली लाइन तुम्हारी कहलाएगी कौन अक्ष, प्रधान अक्ष, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को कहते हो। ये और ये पॉइंट मिला, इसे आप पोल कहोगे। ये दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव हो गया। डन है। अब जरा बात करते हैं, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ध्रुव से केंद्र तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम लोग आर बोलते हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ये आर कहलाएगा। और आर को हम लोग एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं कौन त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। कौन त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ये बिंदु मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसीलिए इतना दिखला रहा हूं कि आप एक एक बिंदु का नाम भी जान लीजिए। अब देखो एक मैं क्लीन फिगर बना रहा हूं यहाँ पर, गोलीय दर्पण का दो भाग इस प्रकार से करके, एक मैं इस गोले वाला भाग ले ले रहा हूं, ठीक है, और दूसरा मैं इसको ले ले रहा हूं, ये वाले भाग को। एकदम आराम से दोनों बिंदुओं को समझोगे आप। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स था, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष को आप चाहे तो एक्स एक्सिस से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस। डन है। अब यहां पर आपको हो गया था जो क्या मिला था, ध्रुव। ध्रुव को पी से लिखते हैं, ध्रुव को पी से लिखते हैं। यहाँ भी ध्रुव को क्या चीज लिखोगे, पी से लिखोगे। ये इसका केंद्र हो गया जिसको आप वक्रता केंद्र नाम दिए थे। ये इसका केंद्र हो गया जिसका नाम आपने वक्रता केंद्र दिया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहा इसका नाम आर दिया गया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहा इसका नाम आर दिया गया, और इस आर को हम लोग नाम दिए वक्रता त्रिज्या। अब कुछ बिंदु और भी है कि अगर इनकेस लाइट पैरेलल आती है, क्या आती है, पैरेलल आती है। यहाँ पर भी लाइट पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल जाने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के पश्चात किसी एक पॉइंट पर कटती है या कटती हुई अपीयर होती है। ये तो इस प्रकार से कुछ बेंड कर जाएगी और एक कटता हुआ
यहाँ पर पेड़ होगा। जिस पॉइंट पर कटेगा ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? यानी एफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुख्य फोकस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुख्य फोकस को। अब देखो, मुख्य फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है ना, इसे हम लोग छोटी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी एफ। और छोटी एफ को हम लोग बोलते हैं फोकस सांतर। क्या बोलते हैं? फोकस आंतर या फोकसांतर बोलेंगे। ये क्या कहलाएगी? फोकसांतर। ठीक है, छोटी एफ से लिखेंगे। पोल से लेकर के वहां तक की दूरी, सी से एफ की दूरी भी सेम होती है, बट हम इसे फोकसांतर नहीं नाम देंगे। फोकसांतर के लिए हम लोग ट्रेडिशनल रूप इसी को परिभाषित फॉर्म में लिखे। हाँ, यहां से आपको एक चीज मिल जाएगा कि आर जो है वो वह एफ प्लस एफ 2f के बराबर होगा, या फिर आप एफ बराबर बोल सकते हो कि आर बाई क्या होगा? 2 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, या एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करें तो थोड़ी सी बात, दर्पण में अपना कोई ना कोई झुकाव है। ये देखो, ये झुकाव दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? झुकाव। अगर पूरे पोर्शंस को लेते हो तो ये कोई झुकाव दिख रहा है। तो झुकाव दो प्रकार का है, एक तो लैटरली झुक रहा है, ठीक है, एक लैटरली झुक रहा है जिसे आप कह सकते हो कि कोई ना कोई एंगल पे झुक रहा है, और दूसरा आप देख रहे हो कि इसका जो साइड है वो कर्व है, यानी आर्क का फॉर्मेट ग्रहण कर रहा है। तो ये झुकाव वाले पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या? ये झुकाव वाले पोर्शंस को बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? तो द्वारक को दो फॉर्मेट में बांट देते हैं। एक फॉर्मेट हो जाएगा कोणीय द्वारक और दूसरा हो जाएगा रैखिक द्वारक। तो कोणीय द्वारक को हम लोग एंगल थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और रैखिक द्वारक को डी से, छोटी डी से डिनोट कर देते हैं। तो ये था आपको गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण भाग। हम उम्मीद करते हैं कि बारीकी से आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्लास में भी छोटी छोटी बातें था, दूसरी क्लासों में भी छोटी छोटी बातें हैं। पहले क्लास में आपको परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ये बातें बताई गई। साइन कन्वेंशन बताया गया। इसमें आपको दर्पण के बारे में बताया जा रहा है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण के महत्वपूर्ण भाग क्या क्या है। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। छोटी छोटी सी मगर महत्वपूर्ण बातें जो आपके फायदे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब आइए, अगला नंबर क्वेश्चन मेरा आता है कि प्रतिबिंब क्या है। अब एक कॉन्सेप्ट यहां से बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब से पहले थोड़ी सी बातें और जान लें किरण आरेख के बारे में, कि किरण आरेख क्या होता है, रे डायग्राम किसे कहते हैं, और रे डायग्राम के द्वारा ही इमेज का फॉर्मेशन होना है। थोड़ी सी बातें हम रे डायग्राम को बारीकी से समझते हैं। गोलीय दर्पण पर सारी बातें करनी है, समतल दर्पण पर थोड़ी सी बातें करनी होती थी जो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब आइए हम लोग को अगला नंबर जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि किरण आरेख क्या है। किरण आरेख क्या है? देखो, बहुत कुछ नहीं, सिंपल सी बातें, 4-5 यानी क्वेश्चन नंबर ये हमको लगता है 7 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, बड़े ही सिंपल अंदाज में किरण आरेख को। अगर मैं गोलीय दर्पण की बात करूं तो दो गोले में से कोई एक, या तो उत्तल कहोगे या तो अवतल कहोगे। ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना। इस पर आपको क्या खींचना होगा? प्रधान अक्ष ये ले लो या ये ले लो। थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हुए आराम से देखना। यही सब कॉन्सेप्ट छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत गहरी कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। या मान लो कि जब क्लास टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है ये सब चीज, तो इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। टीचर्स को ऐसा फील होता है कि बच्चे ये सारी चीज जानते हैं। तो मैं इन्हीं बिंदुओं पर थोड़ी सी चर्चा बारीकी से करना चाहूंगा। आपको कह रहा है किरण आरेख क्या है। ठीक है, तो देखो, किरण आरेख रे डायग्राम यानी रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पहली रेंज मैं ऐसी बात करूं कि ये समांतर रेंज आती है, तो समांतर रेंज को आपने देखा कि ये आपका बिंदु P था, ये आपका बिंदु C था, ये यहाँ पर कट कर गए और ये बिंदु आपका क्या कहना है A। तो पहली किरण आरेख ये हो गई कि समांतर रेंज यानी समांतर किरण प्रधान अक्ष के मुख्य फोकस पर क्या होती है? कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। डन है, ये P था और ये C था। या तो कटती है या कटती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। एकदम रूल बाय रूल याद रखोगे, डायग्राम को अपने दिमाग में सेट रखोगे।
पॉइंट नंबर 2 को आप देखोगे, पॉइंट नंबर 2 पर विचार करो। अगर मैं बोलूं कि अगर रे जो है वो कहां से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है, कहां से होकर जा रही है, तो ये जो है ना कटने के पश्चात कैसी हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये P हो गया, ये F है, ये आपका C है, और यहां से गए तो समांतर हो गया। आप इस डायग्राम को भी दिखा सकते हो, इस डायग्राम पे भी आप इसको लोकेट कर सकते हो। दिस इज द नाइस डायग्राम। देखो मैंने कहा कि रेस जाना चाह रही है कहां से, तो मुख्य फोकस इस प्रकार से फोकस हो जाएगी। अब ये समांतर हो जाएगी, कटेगी तो कुछ इस प्रकार से, ये पैरेलल हो जाएगी, गई रेस और क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखोगे। पॉइंट नंबर अगर 3 की बात करते हो, अगर मान लो कि कोई रे सेंटर से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, सॉरी कहां से होकर जा रही है। इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ही ईमानदारी पूर्वक रखोगे ढंग से। ये वक्रता केंद्र, ये फोकस जा रही है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र पर जाने वाली, अब देखो इस कॉन्सेप्ट को मैंने कहा कि बड़े आराम से याद रखना। ये मान लो कोई सर्किल है, ये सेंटर है, यहां से ये जो लाइन मिलता है क्या मिलता है वाला, तो आप कहते हो सर जी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, सर्किल के किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, 90 डिग्री कोण होता है। तो ये लाइट जो गिरा वो कितने डिग्री पर गिरा, 90 डिग्री पर। तो आपने अपवर्तन का नियम पढ़ा था, कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर होता है। अगर 90 डिग्री पर आ रहा है तो आर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी लाइट गया इस पर तो इसी पर क्या हो जाएगा बालक, लौट जाएगा। क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लो, ऐसा नहीं कि रटना है, नहीं, कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लो कि 90 डिग्री पर गिरेगा तो 90 पर ही लौट जाएगा, चाहे वो कोई भी मिरर हो, इससे कोई वास्ता नहीं है। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट, चौथा नंबर कॉन्सेप्ट मैं यहां पर दे रहा हूं, और ये चौथा नंबर कॉन्सेप्ट ये रहा आपके पास कि अगर लाइट मान लो पोल पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है, पोल पर आ रहा है, बड़ा ही सिंपल और सामान्य से है। ये पोल पर लाइट आया पड़ा, तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जितना कोण पर आया है उतना ही कोण पर लौट जाएगा। कोण आई बराबर कोण क्या होगा, आर हो जाएगा। यानी आई और आर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये 4 डायग्राम जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस है इसका कि किरण आरेख क्या है। तो किरण आरेख को आपने, अब देखो इन सारे बिंदुओं को मैं लिख दे रहा हूं, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण या किरण पुंज, किरण पुंज परावर्तन के पश्चात कहां कटेगी, तो प्रधान फोकस पर, प्रधान फोकस पर कटेगी। ठीक है ना, मुख्य फोकस से जाने वाली रेखा, मुख्य फोकस से जाने वाली कौन पुंज, किरण पुंज कह दो या किरण कह दो, क्या होगी, तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट पर बोलोगे, वक्रता केंद्र पर मिलने वाली, केंद्र पर मिलने वाली, मिलने वाली उसी पथ पर लौट जाएगी, उसी पथ पर क्या होगी, लौट जाएगी, लौट जाएगी। और चौथा नंबर, ध्रुव से सामान्य कोण के साथ, कोण के साथ क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। डन है, यही कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगर आपको ये चारों रे डायग्राम आपको ध्यान में है तो अगला जो कल का मेरा क्लास होगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, इन सारे बिंदुओं पर हमारी चर्चा होगी। तो कल हम वहां पर चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।